तो जो जैसे कि न्यूटन सेकंड लॉ है, क्या होता है स्टेटमेंट, बताओ, व्हाट इज आवर न्यूटन सेकंड लॉ? rate of change of momentum is directly यस, proportional to तो force. हम बोलते थे कि किसी भी सिस्टम पे जो है रिजल्टेंट फोर्स है दैट इज डीपी बाई डी टी। इसको हम लिख सकते हैं कि डीपी बाई डी टी यानी मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी। तो एक्चुअल जो टर्म है वो ये बनती है एम डीवी बाई डी टी प्लस वी इंटू डी एम बाई डी टी। जरूरी नहीं है कि सिस्टम का एक्सेलरेशन हो तो ही उसके ऊपर फोर्स लगेगा। हो सकता है कि वेलोसिटी कांस्टेंट है बट तुम्हारा जो मास है वो इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो जो हमने अब तक क्वेश्चन किए टिल नाउ, जो भी हमने क्वेश्चन किए उसके अंदर मास कैसा होता था, कांस्टेंट। तो हमारे पास में इक्वेशन बनती थी कि फोर्स वेक्टर इक्वल टू एम इनटू एक्सेलरेशन वेक्टर। अगर तुम्हारे पास में सपोज मैं बोल दूं कि इसको भी कंसीडर करना है, इफ dm by dt इज नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब कि मास इज नॉट कांस्टेंट, तो इसको हम बोलते हैं कि मास इज वेरिएबल। तो जो सिस्टम होते हैं उसके ऊपर अगर मुझे फोर्स लगाना है तो फिर मैं ये इस वाली इक्वेशन को यूज करता हूं, राइट। तो एक तो हमने ये चीज पढ़ी हुई है। सेकंड चीज हमने एक और देखी थी कि कोई भी अगर एक सिस्टम है, एक सपोज हमारे पास के अंदर सिस्टम है, इसका मास तुम्हारे पास में है, सपोज इसका वेलोसिटी इनिशियली 0 है। अगर इस सिस्टम में से एक पार्ट को सपोज ये बोल दिया m और ये बोल दिया m डैश, m अगर यहाँ की तरफ जाएगा तो ये यहाँ की तरफ जाएगा। क्यों? लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन, राइट, है ना भाई? Yes, sir. मानते हो? यस। तो तुम बोलते हो सपोज इसका वेलोसिटी v है, इसका वेलोसिटी v डैश है, तो तुम लिखोगे m v वेक्टर प्लस m डैश v डैश वेक्टर इक्वल टू 0। वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तो ऐसे लिख दोगे, और अगर स्केलर फॉर्म में लिखना है तो फिर उसको इक्वल कर दोगे मैग्नीट्यूड को, फर्क नहीं पड़ता। अगर मैं तुमको एक ऐसा सिस्टम दूं जैसे कि ये एक तुम्हारे पास में मास है, ठीक है, इसमें से थोड़ा थोड़ा मास है ना कंटिन्यूसली बाहर जा रहा है, कंटिन्यूसली। जैसे कि इसमें तो एक बार गया तो इसका वेलोसिटी कांस्टेंट हो गया, इसका कांस्टेंट हो गया। सपोज मास इज कंटिन्यूसली एंड डिक्रीजिंग और वो पीछे की तरफ जा रहा है। तो मास अगर कंटिन्यूसली पीछे की तरफ जा रहा है तो मैं कह सकता हूं ना कि सम एंड मोमेंटम, सम मोमेंटम इज गोइंग, इसको क्या बोलते हैं, लेफ्ट, राइट, वो वन कंटिन्यूसली जा रहा है। तो जो बाकी जो मेरा सिस्टम मेरा बचेगा उसके ऊपर उतना ही मोमेंटम फॉरवर्ड में आएगा, क्योंकि हम कहते हैं इम्पल्स तो और अगर कंटिन्यूसली वो आ रहा है तो उसके ऊपर एक तुम्हारा ना रिजल्टेंट फोर्स भी बन जाएगा, क्योंकि एवरी पॉइंट पे तुम्हारे पास है डीपी बाई डी की कुछ वैल्यू है। तुम्हारे पास में कंटिन्यूसली जो मोमेंटम है वो आगे की तरफ बढ़ रहा है। तो ऐसे सिस्टम के अंदर क्या होता है कि तुम्हारे पास में ना रिजल्टेंट फोर्स बन जाता है जिससे तुम जाते हो। जैसे एक बलून जो होता है उसके अंदर हवा भरो, उसको पकड़ लो, छोड़ दो, क्या होगा, बलून आगे जाएगा, है ना? Yes. और उसका उसका जो वेलोसिटी है वो क्या बोलते हैं, कांस्टेंट भी नहीं होता है, क्योंकि जैसे ही हवा बाहर जाती है अंदर का प्रेशर वैसे चेंज होता है, फिर हवा स्लोली जाती है। तो हर पॉइंट ऑफ टाइम पे, एट एवरी पॉइंट ऑफ टाइम सम मोमेंटम इज गोइंग इनटू बैकवर्ड डायरेक्शन, सो द रिमेनिंग बैलून विल एक्सपीरियंस सम फोर्स इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, सो दिस सिस्टम विल एक्सपीरियंस सम फोर्स इन दिस डायरेक्शन। तो जो है रॉकेट का जो प्रिंसिपल है हमारा वो यही है। ठीक है, देखते हैं कैसे। सपोज हमने पूरा रॉकेट बना दिया एक, ये हमारे पास रॉकेट है एक, सपोज इसका मास मैंने इनिशियली बोल दिया m0, ये हमारा इनिशियल मास है। सपोज इसके अंदर हमारा इंजन है, एक इंजन इसके अंदर लगा हुआ है जो क्या करता है
तुमको दिया हुआ है रेट ऑफ बर्निंग ऑफ फ्यूल इस सपोज मैंने बोल दिया R kg/s, ठीक है। तो ये हमारे पास में क्या बन गया, dm/dt बन गया ना। यस सर। मतलब कि इतना मास उस सिस्टम में से कम हो रहा है, ठीक है। सपोज इसको मैंने बोल दिया t = 0, तो किसी जो भी कहते हैं इंस्टेंट आएगा आफ्टर टाइम t, सपोज यहाँ पे मैंने टाइम बोल दिया t, तो ये देखो अब इसके पास में कितना मास होगा पर सेकेंड में, r kg मास इसका बर्न हो रहा है। तो अभी इसके अंदर कितना मास है, m0 - RT, और सपोज उसको मैंने बोल दिया m, ठीक है। फिर वो m0 था, ये मास है। इस पॉइंट पे अब ये क्या करता है कि जो भी फ्यूल को बर्न करता है तो गैस को बैकवर्ड डायरेक्शन के अंदर फेंकता है गैस। तो हम कह सकते हैं कि बाय मास कंजर्वेशन जितना फ्यूल तुम्हारा बर्न होगा उतने ही मास का तुम्हारा वो बनेगा, गैस बनेगा, राइट। यस ओके, अब देखो तुमको दिया होता है कि v एन रिलेटिव, मतलब हुआ कि वेलोसिटी ऑफ गैस विद रिस्पेक्ट टू दैट मास m, ठीक है। तो अब देखो, अब इसके ऊपर फोर्स कितना लगेगा अगर मैं उसकी बात करूं, फोर्स ऑन रॉकेट, फोर्स कितना लगेगा भाई उस इंस्टेंट पे, उस छोटे से इंटरवल के अंदर कितना मोमेंटम तुम्हारा डाउनवर्ड डायरेक्शन में गया, उतना ही जो है मोमेंटम तुमको फॉरवर्ड में मिलेगा। तो मैं लिख सकता हूं ना कि इस वाले, यहां से देखो इसकी वैल्यू कितनी है 0 du/dt, लेकिन ये मेरे पास में अलग है, सर आपकी आवाज लैग हो रही है। dm/dt। आपकी आवाज लैग हो रही है। आवाज सर लैग हो एक रही है। बार रिपीट कर सकते हैं पिछला सेंटेंस? हाँ, तो ये जो रॉकेट है इसके अंदर जो गैस है दैट इज कमिंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, और पर सेकेंड जो गैस का जो मास है वो कितना है r, क्योंकि इतना फ्यूल हमारा बर्न हो रहा है। उसका वेलोसिटी तुमको दिया हुआ है v रिलेटिव, तो वो कैसा है, नीचे की तरफ है। तो मुझे बताओ पर सेकेंड कितना मोमेंटम बाहर जा रहा है v × dm/dt। यस सर। यस, तो पर सेकेंड जितना मोमेंटम जाता है उसी को तो हम क्या बोलते हैं, फोर्स बोलते हैं ना। पर Yes, सेकेंड yes. जो होता है, यस। तो मेरे पास में ये जो फोर्स है ये मेरे पास में ये बन गया। फोर्स को मैं क्या लिख सकता हूं, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो ये मेरे पास में बन जाएगा मास इनटू एक्सेलरेशन इक्वल टू v रिलेटिव dm/dt। इसको अगर मैं लिख दूं, ये इसको मैं लिखूंगा m dv/dt। ये जो v है दिस इज द वेलोसिटी ऑफ रॉकेट, m इनटू, क्योंकि उसके ऊपर फोर्स लग रहा है ना, तो मास इनटू एक्सेलरेशन इक्वल टू v रिलेटिव dm/dt, ठीक है। अब तुम्हारे चाहो तो डिफरेंशियल इक्वेशन बना लो कि dv किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे रॉकेट का जो वेलोसिटी है वो क्या बन जाएगा, v रिलेटिव, यहाँ पे है अपना dm है, और इसके नीचे तुम्हारे पास में क्या बन जाएगा, ये मास बन जाएगा m। dm/m। अब इसको इंटीग्रेट कर दोगे तो हमारे पास फंक्शन आ जाएगा ना वेलोसिटी। अब देखो इसके अंदर मैंने mg को कौन कंसीडर नहीं किया ना, तो ये इक्वेशन कब है, जब तुम्हारे पास में mg नहीं है। अगर तुम्हारे पास में mg हुआ तो इक्वेशन क्या बनेगी f माइनस mg इक्वल टू ma होना चाहिए ना फिर यस सर। भाई। तो ठीक है, अब उसको भी डाल देंगे। फोर्स की वैल्यू हमको पता है कितनी है, फोर्स हमारे पास में क्या है v रिलेटिव dm/dt, तो दिस शुड बी इक्वल टू m dv/dt प्लस mg। फिर हम इस वाली इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो ये हमारे पास में चीज होती है, ये थोड़ी सी है वही चीज जो हम अब तक करते आए हैं, लेकिन इसमें पहले हमारे क्या होता था कि उस इंस्टेंट पे हम मोमेंटम कंजर्व कर देते थे, उसके बाद में कोई एक्सटर्नल फोर्स होता है ना, यहाँ पे तुम्हारा क्या हो रहा है, कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है।
तो ये इसके अंदर वो है वैरायटी 1 है। एक है वैरायटी ऑफ क्वेश्चन इसमें और आता है, ठीक है, जिसके अंदर उसको एग्जांपल के थ्रू ही करते हैं। सपोज एक हमारे पास में हॉरिजॉन्टल ये है, यहाँ पे एक लोहे का ये रखा हुआ है, चेन रखा हुआ है पूरा, एक मतलब इनफाइनाइट है इसकी लेंथ, और मैं यहां से इसको पुल कर रहा हूं। मैं इसको पुल कर, तुमको दिया हुआ है लैम्डा, दिया हुआ है लैम्डा इज मास पर यूनिट लेंथ, ठीक है। और मैं तुमको बोल रहा हूं कि दिस एंड ए इज being pulled with constant speed v। मुझे उस पॉइंट को कांस्टेंट स्पीड से ना पुल करना है, तो हमसे पूछा है कि फाइंड फोर्स। बताओ फोर्स का फंक्शन क्या होना चाहिए एज ए फंक्शन ऑफ एक्स, या फिर किसी भी फॉर्म में दे दो। मतलब कि इस पॉइंट के ऊपर मुझे फोर्स कितना अप्लाई करना पड़ेगा, ट्राई करोगे? चलो एक बार ट्राई करो अपने आप से और दिमाग लगाओ, क्या हो सकता है पॉसिबिलिटी। सर थोड़ा ऊपर स्क्रॉल करेंगे, नोट करके नहीं हुआ था। ओके सर। तो एक आयरन का वो रखा हुआ है चैन, जिसके एक एंड को पकड़ के मैं खींच के लेके जा रहा हूँ, ठीक है, और मुझे दिया हुआ है कि उस पॉइंट को मैं सेम एन वेलोसिटी से लेके जा रहा हूँ, तो बताओ क्या होगा। सर v स्क्वायर लैम्डा। यस, वी स्क्वायर लैम्डा। और बाकी लोग? सर लैम्डा वी स्क्वायर ही आ रहा है। ओके गुड। तो देखो क्या रहा है इसके अंदर हमको इसके अंदर चेक करना है कि पूरे अगर किसी सिस्टम पे फोर्स लग रहा है मतलब उसका मोमेंटम चेंज होना चाहिए। तो देखो पहले सपोज हमारे पास में इतना पार्ट एंड मूविंग था, ये वाला जो मैंने येलो कलर के 2 लाइन के बीच में बनाया है, तो इस पार्ट का वेलोसिटी कितना है, v, है ना। लेकिन इस पार्ट का वेलोसिटी थोड़ी देर बाद भी कितना ही रहेगा, v ही रहेगा ना, इसका थोड़ी चेंज हो जाएगा। तो इतने मास का जो लीनियर मोमेंटम था वो तो चेंज नहीं हुआ, लेकिन अगर ये पार्ट आगे जाएगा तो इसके पीछे थोड़ा सा पार्ट तो और आएगा। ये पार्ट तुम्हारे पास में आ गया, इसका कितना लेंथ होगा, v इंटू डी टी। एक स्मॉल टाइम इंटरवल में कितना जो रोप है वो आगे चला जाएगा, v इंटू डी टी। तो इतने मास के पास भी वेलोसिटी आ गई है, तो हमारे सिस्टम का लीनियर मोमेंटम तो चेंज हुआ है। तो अगर मैं फोर्स की इक्वेशन लिखूंगा तो मेरे पास होना चाहिए कि m dv by dt प्लस v इंटू dm by dt।
अब देखो हमारे सारे मास का वेलोसिटी चेंज नहीं हो रहा है, तो ये टर्म तो कितना हो गया 0। एफ वी तो हमको पता है वी है, डी बाई डी टी मास को मैं लिख सकता हूँ कि लैम्डा इंटू lambda into L. एक्स। ठीक है, चलो उसको लैम्डा इंटू एल, मास पर यूनिट लेंथ इंटू लेंथ, लैम्डा इज कांस्टेंट, तो वी और लैम्डा बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा डीएल बाई डी टी। द रेट एट विच मूविंग लेंथ इज चेंजिंग, वो क्या है जिस स्पीड से तुम उसको खींच रहे हो, तो वो क्या बन जाएगा v, तो लैम्डा इंटू वी स्क्वायर, दिस इज फोर्स। ठीक है, अगर मैं बोलूं कि व्हाट इज द पावर सप्लाइड बाय फोर्स, पावर क्या होता है पावर? F dot V. ओके, एफ डॉट वी। तो जिस पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन पे देखो, बस पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन का वेलोसिटी कितना है v, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन पे कितना फोर्स लग रहा है f, तो पावर हमको पता है दैट इज एफ वी, तो क्या बन जाएगा लैम्डा इंटू वी क्यूब, है ना? अभी सही है? यस सर। यस सर। ओके, थर्ड बताओ, एनर्जी लॉस कितना हुआ, मतलब कि हमने कितना वर्क डन किया और उसमें से कितना वर्क काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो गया, बाकी वर्क हमारा वेस्ट हो गया, तो हमारा एनर्जी लॉस कितना हुआ? भाई हमने इनपुट इतना दिया और आउटपुट हमारे पास कम आया। खुशी, यस सर। बेटा एक बात बताओ ना, पार्ट टेस्ट में कितने मार्क्स आए फिजिक्स में? सर एक्चुअली मेरे डिवाइस में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी सर। हाँ ऐसा ही मुझे लगा, मैं कहा ऐसा कैसे हो गया बाकी। हाँ सर, वो सर मैंने इन्फॉर्म तो किया था, लेकिन हाँ, सब हाँ सर। ठीक ठीक, ओके कोई बात नहीं, चलो बताओ क्या आंसर आया कि हमने कितना वर्क किया और उसमें से कितना वर्क हमारा काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। तो अगर मैं बात करूं, देखो देखो सब चीजें कांस्टेंट है, तो हम बात कर लेते हैं पर सेकंड की। ठीक है, तो पर सेकंड हमारा वर्क डन कितना हुआ, लैम्डा इंटू वी क्यू। पर सेकंड जो वर्क डन होता है उसी को तो पावर बोलते हैं। हमने कितना किया, ये हमारे पास में आउटपुट कितना आया, आउटपुट का मतलब हुआ कि काइनेटिक एनर्जी के अंदर कितना चेंज हुआ। पर सेकंड जो एक्स्ट्रा रोप मेरे पास में आया उसका एनर्जी तो कितना होता है हाफ, पर सेकंड में कितना मास आया लैम्डा इंटू वी स्क्वायर, तो हाफ लैम्डा वी क्यूब। तो हमारे पास 50% एफिशिएंसी पे हम काम कर रहे हैं। जो भी हम वर्क कर रहे हैं उसका 50% तो है ना हमारा लॉस हो गया, हीट वगैरह फ्रिक्शन वगैरह कुछ, तो तुम चाहे उसको वन कुछ भी अज्यूम कर लो, उसके अंदर लॉस हो गया है। हमारी जो एफिशिएंसी है वो 50% है बस। ओके, अब बताओ इस क्वेश्चन के अंदर तुम और क्या वेरिएशन कर सकते हो। सपोज तुमको एक वो दे दिया, पैराग्राफ दे दिया जिसके अंदर ये क्वेश्चन दे दिया, तो और क्या क्या वेरिएशन कर सकते हैं इसमें? साइडवेज के ऊपर थोड़ा सा लिफ्ट किया।
नहीं वो तो ठीक है। अब देखो इसमें मैंने बोला कि आखिरी वाले पॉइंट को मैंने कांस्टेंट एंड वेलोसिटी से पुल किया, राइट, है ना? यस सर। Yes, sir. तो ऐसे ही अगर मैं इसके अंदर, तो चाहे वो इसके अंदर हमारा जो पावर है वो भी कांस्टेंट आ गया, हमारा जो फोर्स है वो भी कांस्टेंट आ गया। लेकिन अगर मैं इसको चेंज कर दूं, सपोज ये चेन जो है ये ऐसे रखी हुई है और मैं इसको ऊपर लेके जा रहा हूँ ऐसे वर्टिकल। अब वर्टिकल में ये पॉइंट है ए, इस पॉइंट को मुझे ऊपर पुल करना है, वो भी सपोज एफ से। लेकिन इस पॉइंट के ऊपर कंस्ट्रेंट क्या है? कंस्ट्रेंट है कि इसका वेलोसिटी कैसा है? कांस्टेंट। पुलिंग अप विद कांस्टेंट स्पीड, तो फाइंड फोर्स एज ए फंक्शन ऑफ एक्स एंड टी। पहले मतलब एक्स की फॉर्म में निकालो, फिर टी की फॉर्म में निकालो। कैसे करेंगे? सर m dv by dt तो कांस्टेंट हो गया बिकॉज़ वेलोसिटी कांस्टेंट है, यस यस तो 0 होगा। है ना? लेकिन अगर सपोज किसी इंस्टेंट पे ये जो लेंथ है एक्स, इसके mg को भी तो वो करना है ना, बैलेंस करना है हाँ भाई। सर। अगर मैंने उसको हैंग किया हुआ है तो सपोज ये लेंथ है एक्स, तो मैं लिखूंगा कि एफ जो है उसके पार्ट होंगे, दो पार्ट होंगे, एक है ना जिससे हमको ग्रेविटी को अपने बैलेंस करना है, सेकंड वाला मोमेंटम में चेंज करना है। तो मेरे फोर्स के दो वो होंगे, पार्ट होंगे। तो पहले वाला पार्ट क्या बन जाएगा? तो अगर मैं बोलूं F1 तो क्या हो जाएगा? वो तो लैम्डा इंटू एक्स lambda इंटू जी। x ठीक है, इसको मैं ये भी लिख सकता हूँ कि लैम्डा इंटू, मतलब एक्स की वैल्यू क्या है? v इंटू टी, क्योंकि मुझे पता है वेलोसिटी कांस्टेंट है। ओके, F2। अब mg को भूल जाना है। अगर mg को भूल जाओगे तो हमारा पुराने वाला क्वेश्चन बन गया है, तो कि एक पॉइंट को लेके जा रहा हूं तो क्या आता है? लैम्डा इंटू वी स्क्वायर। तो हमारे पास जो f आएगा दैट हैज टू बी लैम्डा एक्स जी प्लस लैम्डा इंटू वी स्क्वायर। अगर मैं यहाँ पे निकालना चाहूँ पावर डिलीवर बाय द, वो क्या बोलते हैं, फोर्स, सर तो माइनस क्या नहीं आएगा? होना चाहिए सर, डायरेक्शंस क्यों? अलग है ना, mg नीचे लग रहा है और f ऊपर लग रहा है। अरे तो mg को तो वो करना है, बैलेंस करना है ना मुझे। तो मैं कहाँ की तरफ फोर्स लगाऊंगा मैं बैलेंस करने के लिए, अच्छा ऊपर, हाँ हाँ ओके। है ना? हाँ अगर तुमसे पूछा जाए पावर तो क्या बनेगा? बस इसको को मल्टीप्लाई करना है v से, क्योंकि मुझे इससे पता है मल्टीप्लाई कर देंगे। कि भाई फोर्स भी ऊपर ही लग रहा है और मेरा वेलोसिटी भी ऊपर ही है। तो सिंपली क्या बन जाएगा? एफ डॉट वी, तो लैम्डा एक्स जी इंटू वी प्लस लैम्डा वी क्यू। अब इस क्वेश्चन के अंदर वेरिएशन, मैं जैसे मैंने तुमको दिया कि पॉइंट ए का जो है वेलोसिटी कांस्टेंट था। अब अगर तुम्हें इसका वेरिएशन में दूं तो मैं ये बोल सकता हूं कि सपोज आई एम पुलिंग द पॉइंट ए विद कांस्टेंट फोर्स, ये तो, या फिर मैं ये कह सकता हूं कि आई एम पुलिंग द पॉइंट ए विद कांस्टेंट पावर। तो हमारे पास तुम उसके हिसाब से फिर क्वेश्चन करोगे फिर, ठीक है? तो उसके हिसाब से हमारे पास है ना वेरिएशन आ जाएगा फिर कि कैसे। भाई अल्टीमेटली इक्वेशन हमको वो वही लगानी है जो सेकंड लॉ वाली है। क्लियर है भाई? इसमें डाउट? चलो एक और करो। एक बहुत लंबी चेन है, वही लैम्डा, और ये यहाँ पे थी ग्राउंड के ऊपर टच कर रही है। इसको मैंने छोड़ दिया, ठीक है? छोड़ दिया तो ये कुछ ऐसे हो जाएगी ना, यहाँ पे आएगी और बाकी जो भी इसकी चेन है वो यहाँ पे आ जाएगी नीचे। तो हमें पूछा है कि फाइंड
normal force by ground as function of x, where x is the length of the chain which is lying on the floor. चलो बताओ, करो। lambda xg. ओके, और सोचो ना एक बार, विजुलाइज करने की क्या ट्राई करो, है ना, कि भाई चैन को मैंने ऐसे हैंग किया हुआ है, अपने हाथ से पकड़ा हुआ है, मैंने छोड़ दिया उसको, तो चैन नीचे आ रहा है, तो जो तुम्हारी सरफेस फोर्स लगा रही है उसको क्या क्या करना है? सर लैम्डा v स्क्वायर प्लस g1 लैम्डा ब्रैकेट v स्क्वायर प्लस g1 gx सर। लैम्डा यार, लेकिन मैं तो यहाँ पे एक्स की फॉर्म में पूछा ना, वी क्या है? वी तो मैंने दिया ही नहीं तुमको कहीं। वेलोसिटी कांस्टेंट है। क्यों है? किसने बोला वेलोसिटी कांस्टेंट है? अगर एक चैन को तुम ऊपर से छोड़ दोगे तो जैसे से वो चैन होकर नीचे आएगी उसका स्पीड तो इंक्रीज होगा ना, ग्रेविटी एक्ट कर रही सर है। वही बोल रहा हूँ, कांस्टेंट नहीं होगा। हाँ, कांस्टेंट होकर नहीं होगी ग्रेविटी, मतलब कि उसका वेलोसिटी। सर 3 lambda xj 3 लैम्डा एक्स, यस, गुड। और लोग? एक सेकेंड, आर्यन ये क्या आंसर दिया है? 3 लैम्डा एक्स जी, यस। v स्क्वायर को सब्स्टिट्यूट करना बोल। हाँ वो भाई हमको पता है ना, वी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, 2as, भाई कि तुमने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, वो हमने एक्स किया है। हाँ सर आ रहा है 3 लैम्डा एक्स। तो देखो, तो इस क्वेश्चन को भी देखो सिंपल में कन्वर्ट करते हैं। हमने फोर्स के दो पार्ट कर लिए। जैसे तुमको ये तो पता है ना कि सपोज ये तुम्हारे पास में ये है, ये एक बॉल है, ये ऊपर से आई है, मान लो इसका वेलोसिटी v है, इसका मास m है, और बॉल यहाँ पे आके रुक गई, इसका वेलोसिटी 0 हो गया। तो भाई ग्राउंड ने इसको कितना इंपल्स दिया? इसके पास जो मोमेंटम था वो था mv,
और फाइनली इसका मोमेंटम कितना हो गया 0। तो अगर मुझे किसी सिस्टम के मोमेंटम को चेंज करना है देन आई हैव टू अप्लाई अ फोर्स, मुझे फोर्स तो अपने लगाना पड़ेगा। तो वो फोर्स मैं क्या लगाता हूं dp/dt। तो ये फोर्स तो लगा कि जिसने सिस्टम के मोमेंटम को कम किया। यहां पे देखो जो चेन नीचे गिर गई है भाई उसके mg को तो अपने बैलेंस करना है ना। अगर ये आखिरी वाला पॉइंट x डिस्टेंस नीचे आ गया मतलब कि x अमाउंट ऑफ जो x लेंथ जो चेन है दैट इज लाइंग ऑन द फ्लोर। तो पहला जो मेरा काम है वो तो आएगा F1 कि उसके mg को बैलेंस करना है मुझे क्योंकि अपने ग्राउंड पे रखा हुआ है ना। तो उसका तो फोर्स देगा लैम्डा इंटू एक्स इंटू जी। अब सेकंड पार्ट, जो मेरा छोटा सा एलिमेंट है जो कि अभी चलता हुआ आ रहा है नीचे आ रहा है, इसका स्पीड मान लो v है, ठीक है। तो इसका इनिशियल स्पीड v है, फाइनल स्पीड कितना हो गया 0। तो मैंने मोमेंटम में चेंज किया तो फोर्स का एक और कंपोनेंट भी आएगा जो कहां से आएगा dp/dt वाला, ठीक है। तो जो अपना dp/dt है वो क्या बन जाएगा लैम्डा इंटू v²। तो अगर मैं फोर्स निकालना चाहूं तो अगर अब मुझे पता है v क्या बन जाएगा मेरा √2g इंटू एक्स, क्योंकि सारे के सारे पॉइंट कितना नीचे आए हैं x। तो ये बन जाएगा लैम्डा एक्स जी प्लस 2 लैम्डा एक्स जी, तो ये बन जाएगा 3 लैम्डा एक्स जी। इतना फोर्स होकर जो सरफेस है नीचे वाली उसका नॉर्मल फोर्स इस टाइप से वेरी कर रहा है। एंड आई कैन फाइंड दिस फोर्स एज ए फंक्शन ऑफ एन टाइम ऑल्सो। कैसे? x को क्या लिखोगे हाफ gt²। अगर तुमसे पूछे कि फोर्स एज ए फंक्शन ऑफ टाइम तो तुम ऐसे कर सकते हो। ठीक है हाँ भाई ओके चलो थोड़े से और करते हैं। सपोज हमारे पास में एक पाइप मैं है। फिर समझा सकते हैं ऊपर वाला क्वेश्चन? हाँ बेटा एक बार रुको। ये सपोज हमारे पास में एक पाइप है, इसका कारण क्रॉस सेक्शन एरिया है A। इसके अंदर पानी यहां से जा रहा है, पानी का स्पीड जो है वो v है और यहां से अपने बाहर आ जाएगा पानी। पानी का तुमको अपने डेंसिटी दिया हुआ है। तो बताओ ये जो पार्ट है इसका कर्व पार्ट है, इसके ऊपर टोटल कितना फोर्स लग रहा है? तो पहली चीज तो ये कि क्या फोर्स लग रहा है, क्या हमारे पास है ना सिस्टम के लीनियर मोमेंटम में चेंज हो रहा है? यस सर। यस Yes, sir. पहले कहाँ के, पहले हमारा जो पानी जा रहा था उसका मोमेंटम कहाँ की तरफ था जे कैप में था ना, और जब वो हाँ, बाहर sir. आ रहा है तो किस में हो गया आई आई कैप कैप में हो आई गया। कैप। तो मतलब हुआ है मोमेंटम में चेंज तो फोर्स भी लगेगा, तो वो फोर्स निकालना है। हाँ बेटा इसमें क्या पूछ रहे थे इस वाले क्वेश्चन में? कौन पूछ रहा था? खुशी? नहीं सर, मैं तुलिका बोल रही हूँ। हाँ तो लिखा बताओ इसमें क्या हुआ। इसमें सर F2 निकालने में प्रॉब्लम हो रही थी। क्या चीज? F2 निकालने में ओके प्रॉब्लम। चलो ठीक है, मैं अपना जो मैं F1 है वो तो हो गया ना, ठीक है। हाँ अब सर। मैं ठीक है रुको रुको इसी में बताता हूँ, मैं F2 बताता हूँ। F2 जो है ये लो। तो एक छोटे से इंटरवल की बात करता हूँ। एक छोटे से इंटरवल में जो मेरा ये छोटा सा पार्ट है इसको सपोज मैंने बोल दिया dx, ठीक है। ये जो मेरा dx पार्ट है इसका यहाँ की तरफ अपना वेलोसिटी कितना है √2gx है ना, क्योंकि सारा का सारा जो चेन है उसने वर्टिकल डायरेक्शन में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है x। तो वर्टिकल के अंदर x डिस्टेंस ट्रेवल करने पे सारे पार्टिकल का वेलोसिटी कितना हो जाएगा
v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as से। सर √2gx। ये आ गया वेलोसिटी। अब देखो इसका इनिशियल मोमेंटम ये है, इसका जो फाइनल जो है मोमेंटम वो कितना हो जाएगा, 0, क्योंकि वो तो स्टेशनरी हो जाएगा ना ग्राउंड पे आके। तो मुझे Yes, निकालना sir. है मुझे निकालना है dp बाई dt। ठीक है, ओके। डी ये अब देखो इसके अंदर क्या है, इसका वेलोसिटी कितना है ये, और फाइनल वेलोसिटी कितना हो गया इसका। हाँ, अरे उस वाले फॉर्मूले पे आओ ना, ये वाला कि v इंटू डी एम बाई डी टी। तो v डी बाई डी टी, मास क्या होता है, लैम्डा इंटू एक्स, है ना, मास पर यूनिट लेंथ इंटू लेंथ। तो इसको मैं और करूं तो क्या बन जाएगा, v इंटू जो लैम्डा है बाहर आ गया, अंदर क्या बचा अपना dx बाई डी टी। dx बाई डी टी ये बता रहा है कि पर सेकंड मेरा कितना मास चेंज हो रहा है। सर मुझे यहाँ पर नहीं समझ आ रहा था कि मास अपने यहाँ पे लैम्डा इंटू एक्स कैसे होगा। वो तो एक्स तो वो जो नीचे जो कॉइल होके वो पार्ट का लेंथ है ना सर। हाँ तो स्मॉल मास ले रहा हूँ ना, तभी तो मैंने ऊपर वो लगाया डिफरेंशियल एलिमेंट। डी का मतलब क्या होता है, डिफरेंस, कितना एक्स्ट्रा आया। हाँ हाँ अरे सर। ओके, इतना समझ में आया कि केवल डीपी बाई डी टी ये होगा v इंटू डी एम बाई डी टी। यस सर। ओके, अब देखो ये मैंने लिखा v। अब जो मास है, मास को मैं क्या लिख सकता हूँ, मास क्या होता है, मास होता है लैम्डा इंटू लेंथ, ये होता है, हाँ होता है सर। ना। अगर मैं इसको दोनों ही तरफ मैंने क्या कर दिया, डिफरेंशिएट कर दिया, तो क्या बन जाएगा dm बाई डी टी, और उस तरफ क्या बनेगा, तो लैम्डा है वो तो बाहर आ जाएगा कांस्टेंट, अंदर क्या बचेगा dl बाई डी टी। dl बाई डी टी का मतलब क्या हुआ, द रेट वी। एट विच लेंथ इज चेंजिंग, उसको क्या हाँ बोलते सर। हैं, वी। v। तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा, dm बाई डी टी को मैं लिख सकता हूँ ना लैम्डा इंटू वी। हाँ तो सर। इसी इक्वेशन में देखो, जो मेरा dm बाई डी टी था उसको मैंने लिख दिया लैम्डा इंटू वी। तो क्या बन जाएगा, लैम्डा इंटू वी स्क्वायर। और मुझे v की वैल्यू पता है, v इज √2gx, क्योंकि जब किसी भी ऑब्जेक्ट का फ्री फॉल होता है तो आफ्टर ट्रेवलिंग ए वर्टिकल डिस्टेंस x, उसका वेलोसिटी कितना हो जाता है, √2gx। इसको इसके अंदर पुट कर दो, हमारे पास में आ जाएगा। थैंक यू सर, समझ आ गया। ओके चलो, हाँ इसका बताओ क्या आएगा। सर √2 रो वी स्क्वायर है। यस सर। हाँ क्या हुआ, √2 रो वी स्क्वायर है। ओके सबका आया या फिर इसके अलावा कोई किसी का आंसर आया हो तो बताओ। हाँ भाई, किसी और का और कोई आंसर आया तो देखो सिंपल सी चीज देखते हैं। ठीक है, हमको पता है फोर्स क्या होता है, डीपी बाई डी टी, राइट। या फिर मैं ये कह सकता हूं ना कि मोमेंटम फोर्स को मैं लिख सकता हूं कि पर सेकेंड चेंज इन मोमेंटम, राइट। यस सर।
ओके, पर सेकंड चेंज इन मोमेंटम, तो ये मेरे पास में होता है मोमेंटम p, ये इसके अंदर होता है चेंज, इसको मैं लिख सकता हूँ मास इनटू वेलोसिटी। ठीक है, तो मुझे पता है कि वेलोसिटी में कितना चेंज आया है, यहां से लेकर यहाँ पे आ गया, वेलोसिटी में कितना चेंज हो गया भाई, √2, क्योंकि पहले जो मेरा इनिशियल वेलोसिटी है दैट इज v j कैप, फाइनल वेलोसिटी है v i कैप, तो अगर मैं ये निकालूंगा डेल्टा v, तो फाइनल माइनस इनिशियल, ठीक है, तो कितना आएगा v i कैप माइनस j कैप, और अगर इसका ये निकालूंगा मैग्नीट्यूड, तो बन जाएगा √2 v। तो ये हो गया मेरे पास में, तो ये मेरे पास में बन जाएगा m डेल्टा v प्लस v इंटू dm। तो m डेल्टा v मास पर सेकंड कितना मास चेंज हुआ है बताओ, एक सेकंड में कितना मास फ्लो हो गया उसको निकालते हैं। तो मास का स्पीड कितना है v, एक सेकंड के अंदर अगर ये मान लो पूरा सिलेंडर बन गया, तो ये जो जो अपना सिलेंडर बनेगा इसका हाइट कितना बन जाएगा, एक सेकंड के अंदर कितना डिस्टेंस में ट्रेवल करता है v, तो ये जो सिलेंडर है इसका जो वॉल्यूम कितना बन गया into v a इंटू वी, अगर मैं इसके मास की बात करूं तो a इंटू वी इंटू रो। तो पर सेकंड इतना मास है जिसका वेलोसिटी कितना चेंज हो गया है इतना, तो फोर्स कितना आ जाएगा मेरे पास में, इन दोनों का अपने मल्टीप्लाई कर दूं बस, तो फोर्स क्या बन जाएगा √2 v a v रो, तो √2 v स्क्वायर a रो। बताओ इतना आया, यस सर। इसके अलावा कुछ आया हो तो बताओ। देखो हमने कोई फॉर्मूले नहीं लगाए आई कैप, हमने सिंपल अपने डेफिनेशन पे गए कि पर सेकंड में किसी भी सिस्टम का जितना मोमेंटम चेंज होता है ना, वो हमारा फोर्स होता है। तो हमने निकाल लिया कि हमको पता है ना वेलोसिटी कितना चेंज हुआ है √2 v, और पर सेकंड में कितने मास का चेंज हुआ है, तो मैंने निकाल लिया कि पर सेकंड के अंदर कितना मास मेरा फ्लो हुआ है, तो हमारे पास में फोर्स आ गया। फाइन, तो ये हमारे पास में ओवरऑल है ना वेरिएबल मास चीजें होती हैं। अब इसके क्वेश्चन और क्या अटेम्प्ट करना, ठीक है, एग्जाम के अंदर आने के चांसेस बहुत कम होते हैं क्योंकि ये है नहीं ना, सिलेबस में भी नहीं है, लेकिन हो सकता है पैराग्राफ में डाल दे, है ना। तो ठीक है, अब नाउ कम टू पेपर। सबके पास है पेपर? यस सर। बताओ कौन सा क्वेश्चन पूछना है, और अगर किसी के पास पेपर है तो मुझे व्हाट्सअप कर दो पहले पेपर यार, मेरे को ढूंढना पड़ेगा। पार्ट टेस्ट सर भेजा। हाँ चलो, हाँ भाई आ गया, बस 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 आ गया आ गया। हाँ बताओ, अरे बस अब क्या सभी लोग भेज दोगे, आ गया आ गया। फिर सबने शुरुआत में भेजा होगा, फिर एक साथ पहुंच सर लोड होने में टाइम लगा। हाँ चलो ठीक है, तो अगर पहले बात करें तो मेरे को जो लग रहा है क्वेश्चन नंबर 8, हाँ बताओ क्वेश्चन नंबर 8 का क्या हुआ? किसी को प्रॉब्लम है क्वेश्चन नंबर 8 में? सर मुझे 3 में एक डाउट है। क्या किसमें? 3 में। ओके चलो, हाँ 3 में बताओ क्या है। मेरे को सी आ रहा है और दिया ए। अरे तो वहां पे तुमने उसको नहीं देखा होगा ना, वेक्टर साइन देखो ना, देखो 2 आइडेंटिकल बोगी 1 and 2 with 1 man in each moves without friction due to inertia along parallel rail। तो
एक हमारे पास में ये लाइन है, एक हमारे पास में ये लाइन है, और क्या वो दोनों एक ही तरफ जा रहे हैं, अपोजिट जा रहे हैं? ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, ओके, और जब ये एक यहाँ दूसरे के बाजू आ गए तो फिर कूद जाते हैं उसमें से आदमी। ये यहाँ की तरफ आ गए, नहीं उल्टा, फिर ऑपोजिट। हाँ ठीक है। क्या दिया हुआ है? 2 आइडेंटिकल बोगी, चलो ठीक है, क्या बोगी को छोड़ दो। विद 1 मैन व्हेन, क्या दिया हुआ है? मास ऑफ ईच बोगी इज m, तो ये हमारे पास में m है, ये भी हमारे पास में m है, ठीक है। और स्मॉल m है, ये स्मॉल m, ये स्मॉल m, ये दोनों बैठे हैं। द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बोगी इज v, ये वेलोसिटी v है, और इसका वेलोसिटी यहाँ की तरफ v है, ठीक है। द इनिशियल, हाँ क्या बोल रहे हो? सर सेम वेलोसिटी नहीं बोला ना? कहा तो है। Two identical bogies, 1 and 2, with 1 man moves without friction due to inertia along the parallel train. When bogie gets opposite to each other, सर the नहीं man, बोला है, सही बोला। नहीं बोला। okay, सर v okay, चलो बगी ठीक, तो कोई फाइनल वेलोसिटी है। okay, they exchange their places by jumping in the direction perpendicular to the motion. As a consequence, bogie 1 stops and bogie 2 keeps moving in the same direction with speed equal to v. The initial velocity of bogie 1 is, ठीक है, चलो इसका वेलोसिटी मैंने बोल दिया v1, इसका वेलोसिटी मैंने बोल दिया v2, ठीक है। तो ये तो हमारे पास में है बिफोर। ओके, आफ्टर क्या हो गया? आफ्टर हमारे पास में हो गया है, जो मैन है वो इंटरचेंज हो गए हैं, तो यहाँ भी m प्लस m है और यहाँ भी m प्लस m है। लेकिन अब क्या हो गया है? इसको बोला बोगी 1, इसको बोगी 2, कौन सा बोगी रुक गया? 1। बोगी 1 स्टॉप्स, ये तो इसका वेलोसिटी कितना हो गया? 0, और इसका वेलोसिटी v। यहाँ की तरफ v। ओके, अब बताओ क्या समस्या, किस टाइप से अप्रोच किया? सर 2 इक्वेशन को सॉल्व किया। तो देखो, मैन ने जो जंप किया वर्टिकल डायरेक्शन में किया है ना, हॉरिजॉन्टल से कोई फर्क नहीं पड़ा उसको। तो पहले बताओ, जब यहाँ वाला मैन यहाँ जाएगा तो वो जो सिस्टम है उसके पास क्या है? एक ये चीज है कैपिटल M, ओनली बोगी, उसके पास यहाँ की तरफ जो वेलोसिटी था दैट वाज v1, तो उसके पास कितना मोमेंटम था? m इंटू v1, कहाँ की तरफ? यहाँ की तरफ। मैन जब कूद गया, ये जो मैन था ये वाला जो कि कूद के उधर गया है, इसके पास में कितना मोमेंटम था जब ये गया है? स्मॉल m इंटू v2, लेकिन कहाँ की तरफ? यहाँ की तरफ। अब अगर मैं इन दोनों को मिला दूं, इन दोनों को अगर मिला दूं मैं, तो मेरा फाइनली क्या हो जाना चाहिए? 0। देखो ना, अगर वो दोनों, हाँ हेलो, यस सर। तो पहली इक्वेशन क्या बन जाएगी? कैपिटल M v1 शुड बी इक्वल टू स्मॉल m v2, इक्वेशन 1। अब इसकी लगाते हैं, कहते हैं मतलब कि सेकंड वाले की, सेकंड वाले की जो बोगी है वो यहाँ की तरफ जा रही है v2, तो उसके पास कितना मोमेंटम है? वेक्टर फॉर्म में करेंगे तो बेटर रहेगा सर। अरे मैं वेक्टर में ही कर रहा हूँ, मैं वेक्टर में ही कर रहा हूँ, मैं बस उसके mv1 प्लस mv2 वेक्टर इक्वल टू 0 हो जाएगा। अरे तो मैंने ये लगा दिया ना, लगा तो दिया एरो, क्योंकि v2 मेरा ऑलरेडी मैंने इधर लिया हुआ है। अरे देखो ना, आई एम सॉल्विंग द क्वेश्चन, ठीक है। अब देखो, बोगी ये जो है 2, इसके पास कितना मोमेंटम है? mv2, कहाँ की तरफ? यहाँ की तरफ। अब इसके अंदर जो मैन जो कूद के आया है
उसके पास कितना मोमेंटम है, mv1 कहाँ की तरफ, यहाँ की तरफ। इन दोनों को कंबाइंड कर दूंगा तो मेरे पास क्या बन रहा है, कैपिटल M प्लस स्मॉल m इंटू V2। और ये तो V2 है, इसको मैंने कहाँ ज्यूम किया है, लेफ्ट हैंड साइड में। तो दिस शुड बी इक्वल टू कैपिटल M, नहीं ये तो सर वो मुझे क्या दिया हुआ है, LHS पे V आएगा ना। V हाँ, तो ये बन जाएगा कैपिटल M V2 माइनस स्मॉल m V1। अब तुम सॉल्व कर लो यार। तो मैंने यही सॉल्व किया था तो सर सी ऑप्शन ही आ रहा मेरा भी। क्या इनिशियल वेलोसिटी ऑफ गिवन निकालना है ना, मतलब हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है v वन निकालना है ना। तो ठीक है, अब किसको रिप्लेस करोगे भाई, V2 को। हमको v1 निकालना है ना, v2 को रिप्लेस कर देते, कैपिटल M प्लस स्मॉल m v इक्वल टू कैपिटल M, v2 की वैल्यू क्या आएगी, कैपिटल M अपॉन स्मॉल m v1 माइनस m v1। तो क्या बन जाएगा, कैपिटल M प्लस स्मॉल m v इक्वल टू कैपिटल M स्क्वायर माइनस स्मॉल m स्क्वायर अपॉन स्मॉल m v1। तो क्या बन जाएगा, v1 बन जाएगा m v अपॉन कैपिटल M माइनस स्मॉल m। कहाँ से आया माइनस, कहाँ से, ये ऑप्शन कौन सा है, हाँ सही तो है ना, सही है। अबे सही तो है सी। हेलो, हाँ सर उधर ए दिया था। अच्छा ठीक है ना, सर को बोल दूंगा मैं। ओके, और उसके बाद में जो मेरे को अच्छा क्वेश्चन लग रहा था वो लग रहा था क्वेश्चन नंबर 8। मेरे को ओके, तुम क्या बोल, ये कौन है भाई, हाँ तो लिखा क्वेश्चन नंबर 9 सर क्वेश्चन 7। 7 भी। यस सर। ओके रुको, चलो फिर एक सेकंड रुको। एक सेकंड। कहाँ गया, हाँ क्वेश्चन नंबर 7। हाँ सर। 7 में क्या हुआ, सर सर सी ऑप्शन करेक्ट ज़्यादा लग रहा है सर। क्या बोला है, a uniform metallic stair shell suspended from the ceiling, it has 2 holes, a at top and b at bottom, if सर b is closed
ठीक है, मतलब क्या किया, नीचे वाले को बंद कर दिया। एंड सैंड इज पोर फ्रॉम ए सेंटर ऑफ मास फर्स्ट राइजेस देन फॉल। बताओ क्या होगा। सर ये तो गलत ही रहेगा। हाँ सर ये तो गलत ही रहेगा ना, पहले नीचे जाएगा। ठीक है, यस, क्योंकि तुम पहले नीचे जाएगा। देखो इनिशियली सेंटर पे है जब उसमें सैंड है ही नहीं, और जब कंप्लीटली सैंड से भर दूंगा, जब उसको कंप्लीटली सैंड से भर दूंगा तो भी सेंटर पे रहेगा, है ना। तो इनिशियल पोजीशन और फाइनल सेम है, लेकिन अगर मैंने थोड़ा सा सैंड डाला तो जो नीचे की साइड का वेट है वो बढ़ गया है, तो सेंटर ऑफ मास पहले नीचे आएगा फिर ऊपर आएगा। ठीक है, तो तुम्हें किसमें डाउट है? सर ऑप्शन ऑप्शन मुझे लग रहा है कि ऑप्शन सी करेक्ट होना चाहिए था बी की जगह। सर आप एक बार रिपीट कर सकते हो, ऊपर कैसे आएगा मतलब? यार ये देखो, ये चीज मेरे पास में है, ये खाली है, इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे है? सेंटर पे, है ना। अरे खाली एक स्फेयर है, होलो स्फेयर, इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा? सेंटर पे। सेंटर पे। मैंने थोड़ा सा इसके अंदर यहाँ पे पानी डाल दिया, और अब बताओ सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा? सेंटर से ऊपर या नीचे? सर नीचे। नीचे होगा, क्योंकि यहाँ पे एक्स्ट्रा आ गया ना एक, तो सेंटर ऑफ मास यहाँ पे आ गया नीचे। ठीक है, अब कंप्लीटली मैंने इसको पानी से भर दिया, अब बताओ सेंटर ऑफ मास कहाँ आएगा? सर उधर ही, मतलब बीच में जो फर्स्ट में आया था उधर ही आया ना। बीच में ही। तो बताओ, पहले सेंटर ऑफ मास कहते सेंटर में था, और फिर क्या हुआ, और नीचे आया, और फिर यहाँ पे वापस आ गया, तो फिर क्या ऊपर गया मतलब। तो फर्स्ट कम्स डाउन एंड देन राइजेस। तो पहला ऑप्शन तो हमारा गलत हो गया। सेकंड ऑप्शन क्या बोल रहा है? इफ शेल इज कंप्लीटली फिल्ड with sand and now opened, then center of mass falls initially and then rises। बताओ क्या सही है? पहले मेरे पास में यस सर। यस सर सही है। कंप्लीट फील्ड है। सर ये लॉजिक तभी करेक्ट है कि अगर हम शेल और उसके अंदर का ही सैंड कंसीडर करें, लेकिन हमारा जो सिस्टम है उसमें तो हम अगर सैंड को भी इंक्लूड करें तो वो नीचे गिरेगा, गिरता जाएगा तो कंटिन्यूअसली वो नीचे जाता जाएगा। नहीं 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 नहीं, मैं सिर्फ उसकी बात कर रहा हूँ, सर लेकिन सिर्फ अंदर क्वेश्चन में वाले तो की है। स्पेसिफाई तो नहीं है ना कि उसके अंदर की नहीं कंटेंट नहीं को नहीं हमें उस नहीं सिस्टम में लेना है। नहीं 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 नहीं, अरे अब वो यार, वो तो कितना नीचे जाएगा तुमको क्या पता? सर वही तो नहीं ना, कंटिन्यूअसली फॉल होता रहेगा सर। नहीं नहीं, सुनो मेरी बात, इट्स शेल उधर ही। नहीं, अबे सुनेगा मेरी बात, इट्स कॉमन सेंस। ठीक है, अगर अगर ये क्वेश्चन आ गया, तुम इसके ऊपर आर्ग्यू नहीं कर सकते एग्जाम में, वो कहेंगे बेटा इतनी अक्ल तो होनी चाहिए तुम में कि व्हाट आई एम ट्राइंग टू आस्क। ओवरथिंक कर रहा था इसे, है ओवरथिंक किया इसे इसलिए। एग्जैक्टली, तो वो वही तो अपने वो सामने वाला एग्जामिनर बोलेगा ना कि यू हैव टू थिंक व्हाट आई एम ट्राइंग टू आस्क इन द क्वेश्चन। सर ठीक है, लेकिन बोला थोड़ी ना कि उसके अंदर का ही कंटेंट। अरे तो हर चीजें बोली नहीं जाती है। सपोज मैंने तुमको बोला कि एक ब्लॉक है जिसको मैंने फ्लोर के ऊपर फेंक दिया, उसका वेलोसिटी इतना है। जैसे तुमने सारे क्वेश्चन किए कि एक पार्टिकल को मैं ऊपर फेंकता हूँ तो वो इतनी हाइट पे जाके रुक गया, तो अपने कौन सा फॉर्मूला लगाते हो? बताओ। वही है ना, वी स्क्वायर इक्वल टू। तो अब तुम इसके ऊपर भी आर्ग्यू कर सकते हो कि सर विस्कस फोर्स तो लगाया नहीं यार, क्या सर आपने तो स्पेसिफाई नहीं किया कि फ्रिक्शन को इग्नोर करना है। तो सामने वाला कहेगा ना कि अगर मुझे फ्रिक्शन को इंक्लूड करवाना है तो मैं बोलूंगा कि फ्रिक्शन को इंक्लूड करो, अदरवाइज मत करो। ठीक है, अब देखो, जब ये नहीं नहीं नहीं, उस क्वेश्चन का कहने का मतलब वही था। अब बताओ, ये ऐसा सिस्टम आ गया, अब इसका सेंटर ऑफ मास क्या कहते हैं? सेंटर पे रहेगा? नहीं, सेंटर ऑफ मास कहाँ आएगा? ऊपर या नीचे? नीचे, क्योंकि ऊपर का मास कम है, तो सेंटर ऑफ मास नीचे आ गया, और कंप्लीटली खाली हो गया तो वापस यहाँ पे आ गया सेंटर पे। तो सेकंड ऑप्शन इज राइट, बी ऑप्शन तो मेरा है। अब क्या बोल रहा है? इफ शेल इज स्लाइटली फिल्ड, स्लाइटली, थोड़ी सी, ठीक है, सपोज इतनी सी भरी हुई है, तो जो सेंटर ऑफ मास है वो कहां पे है?
हल्का सा यहाँ पे है ना, नीचे है ना, थोड़ा नीचे। यहाँ पे है सी एंड ओपन। नाउ सेंटर ऑफ मास फॉल कंटिन्यूसली। नहीं, इसको मैं खोल दूंगा तो सेंटर ऑफ मास तो ऊपर जाएगा ना मेरा, क्योंकि अब तो वो जो सैंड है वो तो नीचे से गई, तो उसको तो ऊपर आना पड़ेगा, क्योंकि फाइनली तो सेंटर ऑफ मास को सेंटर पे रहना। अब तुम कहोगे सर वो जो गया, अब वो तो इन्फाइनाइट पे चला जाएगा जाते जाते, तो फिर तो सेंटर ऑफ मास कभी ऊपर थोड़ी आएगा। सर वही चलो, लॉजिक लगाया था। नहीं इतना लॉजिक मत लगाया कर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9। सर आप लास्ट क्वेश्चन पे जा सकते हैं एक बार, क्वेश्चन 3। कौन सा लास्ट? सर क्वेश्चन 3 जो इसके पहले डिस्कस किया था। हाँ, सर यहाँ पे LHS पे V ऑपोजिट साइड में है ना, तो नेगेटिव आएगा ना? कहाँ पे? सर m प्लस m इंटू V नेगेटिव साइड पे है ना? नहीं, जो V है उसको मैंने उसी डायरेक्शन में माना है ना, V2 की डायरेक्शन में माना, उसने लिखा हुआ है ना, देखो, बोगी 2 कीप्स मूविंग इन द सेम डायरेक्शन विद वेलोसिटी वेक्टर v। तो मैंने ये देखो, बोगी जो मेरा सेकंड वाला बोगी है उसका वेलोसिटी वेक्टर मैंने कहाँ अज्यूम किया है? यहाँ की तरफ अज्यूम किया है ना, लेफ्ट में। सर 8th वाले में भी है। ठीक है, तो मैंने इसको भी उधर ही अज्यूम कर लिया, v को भी। फाइनली इसका वेलोसिटी यहाँ पे अज्यूम कर लिया v। तो तुमको ऐसा किसने बोला कि लेफ्ट हैंड साइड को पॉजिटिव लेना है, कहते मेरा राइट हैंड साइड को वो लेना है? हाँ सर समझ गया। एक सेकेंड, लेकिन सर पर इससे तो हमारा V1 और वो एक ही डायरेक्शन में आ रहा है ना? हाँ हाँ हाँ, नहीं 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 नहीं, अगर मैं ये मान लूं कि जो V1 जो है ना, V1 इज जस्ट ए नंबर यहाँ पे मेरे लिए, तो V1 इज जस्ट ए नंबर है। V और V1 का V, ओके ओके, अरे हाँ सही है। देखो, हमारा जो आंसर आया वो कैसा आया? पॉजिटिव आया ना? नहीं भाई, उसका ऑप्शन में लेके ए सही है। तुम ये देखो, इस वाले क्वेश्चन में देखो, मैंने जब ये लिखा ना, V1 लिखा, तो V1 क्या है मेरे लिए? इज जस्ट ए नंबर, मतलब कि मैग्नीट्यूड है ये, है ना? ठीक है, हाँ भाई। यस सर। यस सर। तो V1 एक नंबर है, क्योंकि मैं जहां भी सॉल्व कर रहा हूं वहां पे मैंने मतलब जो एरो है वो लगा दिए हैं। अब देखो, मैंने जो ये अज्यूम किया ना V, ये जो V है, ये V भी मेरे लिए जस्ट एक नंबर है, क्योंकि मैंने इसका जो डायरेक्शन है वो तो अपना कंसिडर किया ही हुआ है मैंने यहाँ की तरफ। तो मेरा जो आंसर आया है वो क्या आया कि V1 का जो नंबर आएगा, नंबर तो क्या बन गया, mv अपॉन m माइनस m, ये। लेकिन अगर इसका जो V1 है उसका ये आ गया, लेकिन अगर मैं इसको वेक्टर फॉर्म में लिखूं, ये वेक्टर कहाँ की तरफ था? लेफ्ट हैंड साइड में, और मेरा जो वेक्टर है वो कहाँ की तरफ है? राइट हैंड साइड में। तो अगर मैं इसके ऊपर ये लगा दूंगा तो मेरा यहाँ पे क्या हो जाएगा? माइनस साइन आ जाएगा फिर, क्योंकि ये तो सिर्फ है मैग्नीट्यूड निकाला है मैंने। ठीक है, तो ऑप्शन ए सही है भाई, हाँ गलत नहीं। सर क्वेश्चन 8 में डाउट है। 8 कौन सा है? 8, हाँ क्या हुआ 8 में? सर मैंने -x0 मार्क किया rather than +x0। ओके चलो देखते हैं, ये m है, इसके बीच में स्प्रिंग लगी हुई है, ये मेरे पास में m, और यहाँ पे F फोर्स लगाया, राइट? ओके, मुझे बताओ कि व्हाट विल बी द एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास? F/2m। F/2m, बिकॉज जो मेरे मासेस हैं वो तो क्या बोलते हैं, जो स्प्रिंग है वो तो इंटरनल फोर्स बन गया। तो अगर मैं निकालूं कि सेंटर ऑफ मास का डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, क्या हो जाएगा बताओ? डेल्टा एक्स ऑफ सेंटर ऑफ मास, हाफ इंटू हाफ ए टी स्क्वायर। हाफ ए इंटू अपना टी स्क्वायर। ये हो गया? यस सर। अब क्लियर? ठीक है, वेरी गुड। अब मुझे निकालना है
उसने क्या बोला है, किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे एक्स नोट का एक्सटेंशन है, एक्स नोट का एक्सटेंशन है, इसका मतलब क्या हुआ? सपोज सेंटर ऑफ मास यहां था, सपोज बीच में, तो ये यहाँ पे आ गया सेंटर ऑफ मास, तो राइट सेंटर, ये सेंटर ऑफ मास है, ये तो तुम्हारे पास में हो गया सेंटर ऑफ मास का डिस्प्लेसमेंट। ये जो आगे वाला ब्लॉक है, जो आगे वाला है वो सपोज यहाँ पे चला गया, ठीक है, और जो तुम्हारा जो पीछे वाला ब्लॉक है वो सपोज यहाँ चला गया। फाइन, तो देखो एक मैंने इसकी लाइन बना दी, एक मैंने इसकी लाइन। सपोज पहले वाला जो तुम्हारा ब्लॉक है इसका डिस्प्लेसमेंट मैंने कितना अज्यूम कर लिया, x1, इसका डिस्प्लेसमेंट कितना अज्यूम कर लिया, x2, ठीक है। तो मेरे पास में सेंटर ऑफ मास के डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन क्या होनी चाहिए, mx1 प्लस mx2 अपॉन m1 प्लस m2, राइट, ये होना चाहिए ना। ओके, अब मुझे x1 x2 में रिलेशन चाहिए। सपोज अगर x1 और x2 इक्वल होते तो क्या स्प्रिंग में एक्सटेंशन आता? कोई भी चीज में एक्सटेंशन कब आएगा, जब उसका आगे वाला पॉइंट आगे जाएगा, पीछे वाला पॉइंट इतना आगे नहीं जाएगा। मतलब कि x1 माइनस x2 की वैल्यू क्या होनी चाहिए, x नॉट, तभी तो एक्सटेंशन हुआ। बस तुम्हारे पास में इक्वेशन दो हैं, वेरिएबल दो हैं, निकाल लो। x1 भी आ जाएगा, x2 भी आ जाएगा। क्वेश्चन 9, बताओ तुलिका, तुमने क्वेश्चन नंबर 9 में क्या किया? तुलिका, अबे है कि नहीं? सर मैंने अटेम्प्ट नहीं किया था क्वेश्चन 9। क्यों नहीं किया? सर एक्चुअली फिजिक्स लास्ट के लिए रखा था, तो जो जो ऑब्वियसली हो रहा था वही क्वेश्चंस किए, और ये मुझे नहीं लगा नहीं नहीं, नहीं होगा इसलिए नहीं किया। तो तुमने इस पेपर को बाद में अपने ट्राई किया, इन सारे जो तुमने लिख के भेजे 9, 11, 14, 16, 17, 18, 20 इनको ट्राई किया? सर मुझे अप्रोच कैसे करना था नहीं पता चल रहा था इन क्वेश्चंस में। अरे वो तो तुमको पेपर में नहीं पता लगा, जब तुमने नहीं पेपर सर, होने के बाद में भी मैंने ट्राई किया था सर, पर आगे नहीं जा रहा था। हाँ चलो अभी मेरे को बताओ, सपोज एक ब्लॉक है कैपिटल M, इसके ऊपर एक स्मॉल m रखा हुआ है, ठीक है, इसका वेलोसिटी v है और दोनों के बीच में फ्रिक्शन नहीं है। क्या हो सकता है, मतलब क्या होगा अगर मैं इसको आगे लेके जा रहा हूं तो? क्या ऊपर वाला ब्लॉक हिलेगा? नहीं सर। भाई ऊपर वाले को फॉरवर्ड डायरेक्शन में लेके जाने वाला कौन है? कोई नहीं है, मतलब लेकिन है ही नहीं होता है। होता तो यस, लेकिन यहाँ तो है ही नहीं, तो ऊपर वाला ब्लॉक तो जाएगा नहीं, नीचे वाला ब्लॉक स्लाइड कर जाएगा। तो देखो थोड़ी देर बाद में क्या बन जाएगा सीन, ये बन जाएगा कि ये जो मास है ये यहीं रखा हुआ है, इसका एक्स कोऑर्डिनेट चेंज होगा ही नहीं, बिकॉज देयर इज नो फोर्स इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। तो बताओ ये यहाँ पे आ गया, यहां से यहां तक आने के अंदर कितना लगेगा टाइम, बताओ? ब्लॉक को कितना डिस्टेंस ने ट्रेवल करना है, एल, L by V। तो यहां से यहां तक का कितना टाइम हो गया, एल बाई वी। अब इस ब्लॉक को आगे और जाना है, लेकिन आएगा ये जो तुम्हारा बॉल है ना, ये स्टार्ट हो जाएगा, फिर गिरना स्टार्ट हो जाएगा। इसको नीचे तक गिरने के अंदर कितना लगेगा टाइम, यहाँ आने के अंदर कितना टाइम लगता है? एक पार्टिकल को एल हाइट ट्रेवल करने में कितना टाइम लगता है, रूट ये होता है 12/g। यस सर। ओके, तो इतनी देर के अंदर जो ये वाला ब्लॉक है कितना आगे आ जाएगा, ये यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, इसका वेलोसिटी इतना है और इसका into कितना root टाइम, 12/g। ये हो जाएगा 12/g, राइट। हमसे क्या पूछा है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ व्हाट, डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। तो
x1 इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ कैपिटल M। बताओ कैपिटल M का कितना हुआ डिस्प्लेसमेंट? वो पहले यहां था, अब यहां चला गया, यहां से यहां तक का डिस्टेंस L, तो कितना हो गया L प्लस V रूट 12/G। और हम ये हमारा x2 कितना हो गया? x2 स्मॉल m का डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है हॉरिजॉन्टल? सर कुछ नहीं हुआ है ना। जीरो तो ठीक है, कुछ नहीं हुआ तो अब हम लगा देंगे कि स्मॉल m इंटू 0 प्लस कैपिटल M इंटू ये वाला बॉक्स जो ऊपर लिखा हुआ है अपॉन m प्लस m। दिस इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो जब भी सेंटर ऑफ मास से क्वेश्चन करो इस टाइप से बनाया करो डायग्राम, एक के नीचे एक, ताकि तुमको चीजें विजुलाइज हो थोड़ी सी। सर ये डायरेक्टली डायमेंशनल एनालिसिस से दो हट जाते थे ऑप्शन, और एक ब्लॉक तो मूव ही नहीं कर रहा तो दूसरे ब्लॉक का ही M आएगा, उससे ऑप्शन आ रहा है। तो यार देखो, एक तो होता है मतलब इंटेलिजेंस, एक होती है स्मार्टनेस। एग्जाम के अंदर तुमको सारे क्वेश्चन सॉल्व करने नहीं होते, एग्जाम में हमारा पर्पस होता है मार्क्स लेके आना। उसके लिए स्मार्ट तरीके अपनाओ। स्मार्ट तरीकों में सबसे अच्छा यही होता है एलिमिनेशन, कि ये तो हो ही नहीं सकता, ये भी नहीं हो सकता, ताकि अगर आखिरी में तुम्हारे पास में दो ही ऑप्शन बचे हैं तो यार तुक्का मारने की भी तो है ना पॉसिबिलिटी, यार 50% चांस है मतलब। ओके चलो इसके बाद सर क्वेश्चन 11 में क्या किया? 11 में तुमने इंटीग्रेशन आता है? पहले ये बताओ कि हाउ टू फाइंड सेंटर ऑफ मास ऑफ कोन, कैसे किया था? सॉलिड कौन भरा हुआ, ये क्या होलो है कि भरा हुआ है? सॉलिड है, भरा हुआ है। बताओ सॉलिड कौन का सेंटर ऑफ मास कैसे फाइंड किया था? अरे बताओ सेंटर ऑफ मास कैसे फाइंड करते हैं? चलो सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला तो बताओ। कि सपोज मेरे पास में एक स्ट्रक्चर है, dm/2/h³ पे है। ये सपोज हमारे पास में एक स्ट्रक्चर है, ठीक है? तो इतना तो मुझे पता है कि इसका एक्स जो भी इसका सेंटर ऑफ मास होगा वाई एक्सिस पे होगा, राइट? है ना? ये हाइट तुमको h दी हुई है, तो कैसे निकालते हैं? तुम ऐसे लिखते हो ना कि y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास इक्वल टू इंटीग्रेशन dm इनटू y कोऑर्डिनेट, है ना, अपॉन अपना इंटीग्रल dm। ये होता है। यस सर। अबे लड़की कहाँ गई? यस सर। ओके बताओ इसके अंदर हमारा एलिमेंट क्या होगा? ये होगा ना, डिस्क होगा ना, डिस्क, क्योंकि पूरा भरा हुआ है। तो मैंने क्या किया, y हाइट पे जाके एक dy जो मेरा विड्थ है उसका मैंने ये ले लिया, डिस्क ले लिया। तो इसका मास कैसे लिखूंगा? क्रॉस सेक्शन एरिया इनटू हाइट। तो ये जो डिस्टेंस है ये कितनी है? इसका x कोऑर्डिनेट है ना इस पॉइंट का। तो x और y के अंदर रिलेशन क्या है? x और y में क्या है भाई? y इक्वल टू 2x क्यूब। क्यूब नहीं है, स्क्वायर है। स्क्वायर है, सॉरी स्क्वायर है। तो x की वैल्यू क्या बन जाएगी? y/2 का रूट। तो ये जो मेरा डिस्क है इसका जो एरिया है डी ए, नहीं जो 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 क्रॉस सेक्शन एरिया आएगा ना इसका पूरा, वो बन जाएगा पाई इंटू एक्स स्क्वायर, और इसकी हाइट है डी वाई। इसको सपोज मैंने मल्टीप्लाई कर दिया इससे, तो ये बन गया मेरा डीएम। अब एक्स और वाई, ठीक है, वाई मुझे पता है कहां तक जाएगा, तो मैं एक्स को रिप्लेस कर सकता हूँ, पाई, इसका स्क्वायर क्या बन जाएगा? y/2, है ना, dy इंटू रो। ये तो बन गया डीएम। इस सर डीएम का सेंटर ऑफ मास कहाँ पे है? यहाँ पे है ना, y कोऑर्डिनेट पे। तो इंटीग्रेशन क्या बन जाएगा? y इंटू पाई y/2 dy रो, 0 से h। ये तो ऊपर वाली टर्म बन गई, और जो नीचे वाली है वो बन जाएगी 0 से h। जीरो से h पाई y/2
dy into रो। ये आ जाएगा तुम्हारे पास y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास। जस्ट सेम एज कोन। कोन के अंदर तुमको एंगल पता होता था तो तुम हाइट और है ना रेडियस में है ना रिलेशन लेके आते थे। कोई बात नहीं, यहाँ पे हमको फंक्शन ऑलरेडी दिया हुआ है तो हमने उसको यूज में ले लिया। हाँ और बताओ। सर क्वेश्चन 12। क्वेश्चन 12 कौन सा है यार? इसमें क्या हुआ पहले बताओ कि इम्पल्स होता क्या है? व्हाट इज इम्पल्स? सर चेंज इन फोर्स। यस यस, किसी भी पार्टिकल के मोमेंटम में जितना चेंज आया उसी को बोलते हैं। अब मुझे बताओ, तुमको दो ग्राफ दिए हुए हैं, एक ग्राफ ये दिया हुआ है और एक ग्राफ ये दिया हुआ है, ठीक है? ये मैंने बोला ए, ये मैंने बोला बी। कौन से पार्टिकल का इम्पल्स ज्यादा है, ए का या बी का? कौन से पार्टिकल के मोमेंटम में ज्यादा चेंज हुआ, ए या बी? सर बी। बी। सपोज ये मेरे पास में एफ है, ये मेरे पास में टी है। एफ टी ग्राफ का एरिया किसको रिप्रेजेंट करता है? इम्पल्स। तो मैं कह दूंगा कि ए। अब देखो तुमको दिए हुए हैं, कहते हैं एक तो दिया हुआ है इवेंट 1 kg, 2 kg, वेलोसिटी 0, वेलोसिटी 4। निकाल लोगे इनके वेलोसिटी बाद में कितने हो जाएंगे, है ना? अबे निकाल लोगे तुमको ई का वैल्यू 1, ठीक है? तो पार्टिकल 1 के मोमेंटम में कितना चेंज आया उसको निकाल लेगा भाई। उसका इनिशियल वेलोसिटी पता है, उसका फाइनल पता है, उसका आ जाएगा ना। हाँ सर। सेम चीज हम इसके साथ में करेंगे, 2 kg 4 kg, तो उसका भी निकाल लेगा बाद में क्या होगा। यस सर। पार्टिकल 2 के अपने मोमेंटम में कितना चेंज हुआ। अब इन दोनों को कंपेयर कर लेगा, कौन सा नंबर छोटा है कौन सा नंबर बड़ा है। जो नंबर छोटा होगा उसका एरिया कम होगा, जो जिसका नंबर बड़ा होगा उसका एरिया ज्यादा होगा। तो बस हम देख लेंगे कि भाई हमारे पास जो लाइंस हैं कौन सा एरिया बड़ा है। जो लाइन ऊपर है उसका एरिया बड़ा है, जो लाइन नीचे है उसका एरिया छोटा है। और आओ, कौन सा 15? हाँ। 15 ओके। किस किस ने 15 किया है ये बताओ पहले तो। सर मैंने, मेरा कोई ऑप्शन मैच ही नहीं हुआ लेकिन। अरे मतलब क्वेश्चन करने का मतलब होता है जिसका सही आया। कोई ऐसा है जिसका क्वेश्चन है 15 सही हुआ है? एनीवन आउट ऑफ योर 18-19 स्टूडेंट? प्रतीक्षा? सर मेरे को ही डाउट है। तुमको भी है? कोई भी एक सिंगल स्टूडेंट ने भी नहीं किया? नहीं यार, मतलब दिस इज वेरी यू कैन से है ना डिसअपॉइंटिंग। मतलब पूरी क्लास में अगर, ठीक है मैं मानता हूँ क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट था, बस इतना भी डिफिकल्ट नहीं था कि क्लास में एक बच्चे से भी ना हो पाए। और बल्कि तुम्हारे बैच में तो चैप्टर पूरा कंप्लीट हो चुका है, तुमको तो इम्पल्स वगैरह भी पता है। देखो ये मेरे पास में इनिशियल केस है, मुझे पता है कि स्प्रिंग इंपल्सिव फोर्स और नहीं लगाती है, राइट? तो मैं स्प्रिंग को बनाऊंगा ही नहीं, पहले स्प्रिंग को बाद में बनाएंगे। वेज जो है वो मेरा स्टेशनरी है। बॉल कहां की तरफ आ रही है? वर्टिकली डाउनवर्ड। उसका स्पीड कितना है? v0। लाइन ऑफ इंपैक्ट कहां पे आएगी भाई? लाइन ऑफ इंपैक्ट सर परपेंडिकुलर टू सरफेस। लाइन ऑफ, यस, ये मेरे पास में लाइन ऑफ इंपैक्ट है, ठीक है? और यहाँ पे एंगल 45 दिया हुआ है, तो मुझे कुछ झंझट करने की जरूरत ही नहीं है, हर जगह पे v0/√2 आ जाएगा। तो देखो इसकी वेलोसिटी के दो कंपोनेंट किए, एक यहाँ की तरफ आया v0/√2,
एक यहाँ की तरफ आया v0/√2। तो इस डायग्राम को देख के बताओ कि व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, क्या है? Plus V0 क्या? by T. यस, एंड v0/√2 कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी अलोंग द लाइन ऑफ इम्पैक्ट, राइट। और इसमें एक और इंटरेस्टिंग चीज है, ये जो कंपोनेंट है ये कैसा रहेगा? अनचेंज। कांस्टेंट रहेगा। सेम। क्यों? अलोंग द इंक्लाइन प्लेन मेरे पास कोई फोर्स है ही नहीं, तो मेरा वेलोसिटी का जो डाउनवर्ड कंपोनेंट है वो याद रखना, अलोंग द इंक्लाइन प्लेन इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, दैट विल बी कांस्टेंट। तो ये तो हो गया बिफोर। अब बात करते हैं आफ्टर। आफ्टर कोलिजन ये जो मेरे पास में है वेज, इसके पास वेलोसिटी कहां की तरफ आ सकती है? सर राइट। बताओ। ओनली पीछे की तरफ। ब्लॉक कैन मूव ओनली इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, तो इसका वेलोसिटी मैंने बोल दिया 1। लेकिन जो बॉल है उसके पास जो वेलोसिटी है, उसके पास में उसका एक्स कंपोनेंट भी हो सकता है, वाई कंपोनेंट भी हो सकता है ना? हो सकता है ना? यस। तो मैंने अज्यूम कर लिया कि बॉल की वेलोसिटी के दो सर कंपोनेंट। परफेक्टली इलास्टिक, हाँ, परफेक्टली इलास्टिक में तो 0, क्या बोल रहे हो? परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन में E0 हो जाता है। E0 नहीं होता, E1 होता है। अबे इनइलास्टिक में होता है बेटा E0। तो ओके। ये सपोज मैंने बोल दिया V3 और इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो मैंने बोल दिया V2। बोल सकता हूं ना मैं, हमारी मर्जी है। अब देखो, अब मैं सबसे पहले तो लगाता हूं कि वेलोसिटी ऑफ द सेपरेशन है वो कितना होगा, और वेलोसिटी ऑफ द सेपरेशन भी कहां की तरफ आता है? अलोंग द लाइन ऑफ इम्पैक्ट। तो देखो अलोंग द लाइन ऑफ इम्पैक्ट, ये इसका कितना आएगा? v1/√2, और ये मेरी अलोंग द लाइन ऑफ इम्पैक्ट है, तो इनके कितने बन जाएंगे? इसका भी इधर आएगा, इसका भी इधर आएगा, तो v2 + v3/√2। तो बताओ व्हाट इज एन वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन? सर V2 बताओ। V1 अपॉन √2 माइनस -v1/√2 प्लस आएगा माइनस आएगा? माइनस प्लस। प्लस है। अबे प्लस v। अरे ऑपोजिट जा रहे हैं, एक इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है, देखो ना एरो तो देखो हाँ सर। भाई, इसका भी यहाँ की तरफ एरो आ रहा है ना, इसका एरो कहाँ की तरफ आ रहा है? नीचे की तरफ। तो वेलोसिटी ऑफ जब सेपरेशन होगी वो कैसी होएगी? प्लस या माइनस? प्लस। प्लस। यस। तो वो बनेगा v1 + v2 + v3/√2। अब हमको दिया हुआ है E = 1, तो मैं क्या बोल सकता हूँ? वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, तो बन जाएगा v0 = v1 + v2 + v3। दिस इज माय इक्वेशन नंबर 1। फाइन। यस सर। अब ओके, हमारे पास कितने वेरिएबल है? 3, v1 v2 v3। हमारे पास कितनी इक्वेशन है? 1। अब बताओ और इक्वेशन कहां से लाया जाए? कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन में ग्राउंड का नॉर्मल है, लेकिन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई भी इंपल्सिव फोर्स नहीं है। तो देखो हमारे पास में क्वेश्चन में तो इनिशियली ग्राउंड दिया ही नहीं है। कहां पे? अरे यार अब तुम तो चलो मान लो अपने ग्रेविटी भी नहीं है फिर तो इतना तो मान के चला करो कि सिस्टम को तो ग्राउंड पे रखा हुआ है, हवा में थोड़ी ना रहेगा वो। हाँ, तो हॉरिजॉन्टल जो डायरेक्शन है उसके अंदर हमारा जो है मोमेंटम है वो कंजर्व रहेगा। तो इन हॉरिजॉन्टल क्या हो जाएगा? कैपिटल M v1 शुड बी इक्वल टू स्मॉल m v2। इक्वेशन 2। जो बॉल है उसका क्या बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड में है, जो वेज है उसका राइट हैंड साइड में है। हो गया?
अब मुझे बताओ, हाउ विल आई गेट इक्वेशन 3? Sir, along the surface of inclined velocity. Yes, along the surface, along the, you can say मतलब कि inclined plane, velocity of the ball should be unchanged. मैंने पहले लिखा था, तो देखो यहाँ की तरफ क्या कंपोनेंट आ रहा है, v2 by रूट टू, ऊपर की तरफ कितना आ रहा है, v3 by रूट टू। रिजल्टेंट कहाँ की तरफ होना चाहिए, नीचे की तरफ। तो थर्ड इक्वेशन बन जाएगी v2 by रूट टू माइनस v3 by रूट टू शुड बी इक्वल टू v0 by रूट। पर उसका इनिशियल वाला भी तो काउंट होगा ना, v0 by रूट टू मोमेंटम के लिए, कहाँ पे? जो आपने पहले फिगर में डाला जब वो उससे टकरा रहा है। नहीं नहीं, कौन से इक्वेशन के लिए, 1 के लिए, 2 के लिए, 3 के लिए? 2 के लिए। बेटा जब बॉल स्ट्राइक कर रही है तो उसका वेलोसिटी वेक्टर कहाँ की तरफ है, वर्टिकल है, आ रही है ना बॉल। तो बॉल अगर वर्टिकल आ रही है तो हॉरिजॉन्टल में कहाँ कंपोनेंट आएगा उसका? सॉरी सर, समझ। ठीक है, तो ये हमारे पास में इक्वेशन 3 है, वेरिएबल 3 है। तो इन तीनों इक्वेशन की हेल्प से फाइंड आउट करो v1, क्योंकि हम उसी में इंटरेस्टेड हैं। और फिर हम बोल देंगे कि एक वेज है जिसका मास कैपिटल M है, उसका अपने वेलोसिटी v1 है, और उसको स्प्रिंग को कंप्रेस करना है। तो क्या हो जाएगा, हाफ कैपिटल M v1 स्क्वायर इक्वल टू हाफ के x0 स्क्वायर। अब मुझे बताओ इस क्वेश्चन में ऐसा क्या था यार कि पूरी क्लास में से ना किसी में से भी नहीं हुआ ये? हाँ सर टाइम नहीं था उतना। अच्छा ठीक है। हॉरिजॉन्टल की जगह पे नॉर्मल की जगह कंसर्व कर दिया गलती से। अरे रे, ये गलती कर दे। ठीक है ठीक है, मैं मानता हूँ ना फिजिक्स का पेपर इस बार वो लेंदी था, एग्री, लेकिन वो तो एग्जाम में भी हो सकता है भैया, ऐसा थोड़ी है कि लाइफ इज नॉट फेयर, है ना? और सर एक सेकंड थोड़ा ऊपर स्क्रॉल करिए। हाँ या सर सिली मिस्टेक्स भी बहुत हुई सर, प्लस का नहीं माइनस। नहीं नहीं नहीं, ऐसे काम मत किया करो। देखो अगर तुम्हारे पास पेपर करने के लिए थोड़ा कम टाइम पड़ रहा है, ठीक है, हो जाता है कभी कभी। सिली मिस्टेक ऐसी चीज है जिसको अवॉइड हम कर सकते हैं, दैट इज अवर, यू कैन से ना, कंसंट्रेशन लेवल, कि हाँ हाउ फोकस आई एम ऑन द क्वेश्चन, राइट। तो उसके ऊपर अगर कुछ होता है तो फिर लगता है कि नहीं यार ये नहीं होना चाहिए, राइट। यस सर। चलो यार अभी इतने करेंगे, बाकी अपने बाद में करते हैं, ठीक है। और एक काम करो, पहले पेपर को अटेम्प्ट करो फिर से आराम से ठंडे दिमाग से, ठीक है, यस। फिर अपन करते हैं। चलो बाय बाय। थैंक उसको यू। डाल दूंगा मैं ग्रुप पर डाल दूंगा।